हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बैठे हैं ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आज हमारे साथ हैं लेबर लॉ के फैकल्टी अभिनव सर। तो अभिनव सर, आपका स्वागत है। आज हम अभिनव सर से जानेंगे कि हम लेबर लॉ इस टॉपिक के लिए क्या कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी भी होती है सर इसको पढ़ने के लिए। तो आप बताइए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू अनीता। ठीक है, और लेबर लॉज अपने आप में जो कीवर्ड है वो बोथ ईओए और एपीएफसी में पढ़ना होता है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि इसको पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो गाइस बात ऐसी है कि अगर हम ईओएओ एनफोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम उठाएं तो 2021 में 7 से 8 सवाल थे जो लेबर लॉज के थे। ठीक है, और वही नंबर बढ़ के 15 से 20 हो गया इन दी ईयर ऑफ 2023, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन अमंग ऑल द कीवर्ड्स जो हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल साउंड करता है। बहुत बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जो लेबर जो लॉ जगत से वास्ता रखते हैं या फिर जो एचआर जगत से वास्ता रखते हैं वो पढ़ते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट देयर इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू अप्रोच दिस टॉपिक, और उसी की आज हम बात करेंगे। तो सर, लेबर लॉ के अंदर भी एक सब टॉपिक है एक्ट्स, जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत फिक्र रहती है कि अब हम इसको क्या करना है, बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि नंबर ऑफ एक्ट्स है वो फिक्स हो सकते हैं कि हम कुछ स्पेसिफिक ही हम पढ़ाई करें जिससे हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है और ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात यह है कि लेबर लॉज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कौन से लेबर लॉज पढ़े जाएं? ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो लेबर लॉज पूछे जा रहे हैं उसकी भी एक लिस्ट होती है। इन टोटल देयर आर अराउंड 29 लॉज, जो अराउंड 44 लेबर लॉज जो हैं। ठीक है, तो गाइस बात यह है कि सबसे पहले आपको देखना है जो पिछले सालों के पेपर हैं उनमें से कौन से लेबर लॉज आए हैं, वो तो 110% आपको करने ही होंगे। ठीक है, अराउंड 15 से 20 लेबर लॉज जो हैं वो पूछे गए हैं। हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है इसी से रिलेटेड, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो वो लॉज तो आपको करने ही हैं, बट गाइस केवल वही नहीं करने हैं। ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट और लॉ और पर्टिकुलर एक्ट हैं जो हम आपको क्लास में बताएंगे, वो भी आपको करने होंगे। फॉर एग्जांपल ईओओ के पेपर में एक भी सवाल नहीं था ईएसआई एक्ट का, विच इज़ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, बट इट इज़ अ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना ही होगा। ठीक ऐसे ही एक दो टॉपिक जो हैं हम आपको इन एडिशन बताएंगे। तो इस तरीके से एक अप्रोच बनाई जा सकती है कि लिमिट कैसे करें खुद को व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ टॉपिक्स। अब सर, नंबर ऑफ टॉपिक्स तो फिक्स हो गए, अब है कि हमें एक्ट्स को पढ़ना कैसे है, उनकी डेप्थ क्या होनी चाहिए। हमें बहुत सुपरफिशियल पढ़ लेना है या फिर हमने एक एक्ट को बहुत ही डेप्थ में हमें उसको पढ़ते रहना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं, बिल्कुल, अगेन इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें पिछले सालों के सवाल की डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करना है। ठीक है, चाहे फिर वो ईओए हो चाहे फिर वो एपीएफसी हो। अब बात यह है कि जब हम पिछले सालों के सवालों को देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि इन एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हम ईओए एपीएफसी की बात कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो लेबर लॉ के हिसाब से मॉडरेट ही है। यानी कि केवल और केवल मेजर प्रोविज़न से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये मॉडरेट जो मैंने कहा, इसका कंपैरिजन किस स्केल पे मैं इसको मॉडरेट कह रहा हूँ, तो ऑन द अदर एंड देयर इज़ एग्ज़ाम ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर यूजीसी नेट में भी एचआरएम का एग्ज़ाम होता है। जब हम इन एग्ज़ाम्स को उठाते हैं तब बहुत ही डिटेल में सवाल जो है देखने को मिलता है। एएलसी में आई थिंक 90 क्वेश्चन तो लेबर लॉस के ही थे। ठीक है, तो जब इतने सारे क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है डेप्थ भी आपको ज़्यादा चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा चाहिए। पर एपीएफसी और ईओ के एग्ज़ाम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो एक्ट के मेजर प्रोविजंस हैं केवल उन्हीं तक निगाह रखनी है, उन्हीं कीवर्ड्स को नोट करना है। टीचर आपको जो क्लास में बताएंगे कि अच्छा ये पढ़ना है, वहीं तक आपको सीमित रहना है। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में एक सवाल आया था कि जो वेट सीलिंग है वो कितनी है। तो वो कोई भी अगर आप बेसिक से बेसिक क्लास भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कि 24,000 उसकी बेसिक सीलिंग है, और बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है ये। ठीक है,
दूसरी तरफ जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें एडोलसेंट का जो 15 साल का चाइल्ड का जो 15 साल का एज होता है वो भी काफ़ी पेक्युलर चीज़ है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड लेबर एक्ट में 14 साल है और फैक्ट्रीज एक्ट में 15 साल है। तो कोई भी टीचर बेसिक चीज़ों को 110% आपको बताएगा। ट्रेड यूनियन में जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो मिनिमम कितने लोगों का कितने मेंबर का वहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए, तो वो 7 है। तो अगेन आपको बड़े ही ध्यान से, और इसको बिल्कुल क्लास से करिए, बड़े ध्यान से आपको ये समझना होगा कि क्या क्या मेजर चीज़ें हैं और उन्हीं को आप सीमित करें, तो फिर आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्कोर बनाना काफ़ी ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समराइज़ करूं अगर मैं, तो बेसिकली बात ये है कि पिछले सालों के सवाल के सोर्स के थ्रू आपको खुद को लिमिट करना है और साथ में डिफ़िकल्टी लेवल के भी एग्जैक्ट जो लेवल है उसका उस तक पहुंचना है। तब आप एक बहुत ही स्मार्ट तैयारी इस एग्ज़ाम की करते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप अगर बेयर एक्ट लेके बैठ गए हैं तो आप मान के चलिए जो समय है आपके पास वो इतना नहीं है कि आप उस लेवल तक इस चीज़ की पढ़ाई कर पाएँ, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। राइट सर। अब ह्यूमन पेरिटस ने क्या किया है इसके लिए कि जैसा सर आपने बताया, उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा सा कोर्स आपके लिए बनाया हुआ है। तो सर आप बताइए, क्या हम लेबर लॉ के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए हम सिर्फ ह्यूमन पेरिटस पर डिपेंड कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं और ना जाना पड़े? क्या उनका सिलेबस पूरा कवर हो पाएगा? नहीं बिल्कुल। और क्या कहते हैं आप ना, क्या कहते हैं, इसका फैसला देखिए, हम तो आपको बताएंगे कि हमारा कोर्स अच्छा है या बुरा है ना, पर इसका फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। आप जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ह्यूमन पेरिटस का, उसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और यू कैन सी कि कैसे सिस्टमेटिकली हमने हर एक टॉपिक के लिए, नॉट जस्ट लेबर लॉज, चाहे सोशल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हों, चाहे जीएस के टॉपिक्स हों, बहुत ही सिस्टमेटिकली हमने आपको जो है पढ़ने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर दिए। ठीक है, उसी में अगर आप सवालों से गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि इस पूरे कोर्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो केवल और केवल EOA और APFC के बेसिस पे नहीं है, और भी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं जहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे हमने ये कोर्स बनाया है। तो दैट इज़ इट। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको जाना है ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे, या फिर जो नीचे नंबर है आप उन पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको EPFO के लिए 1 डे का ट्रायल ज़रूर ले लेना है और आप खुद इसमें चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।